नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस 4 दिवसीय भारत दौरे पर। नई दिल्ली में आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी पर हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत आज से 20 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और वहां मिलने वाली सुविधाओं की जुटाएंगे जानकारी। देश के कई राज्य सख्त गर्मी और लू की चपेट में। उत्तर प्रदेश में तापमान ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। बुंदेलखंड में तप रही है धरती। फिलहाल राहत मिलने के नहीं आसार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ कड़ा रुख कायम। कहा, ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा अमेरिका। संवर्धित यूरेनियम को नष्ट करने की कही बात। और भारत की अश्मिता चालिहा ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की गो जिन वेई को दी शिकस्त। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय दौरे पर आए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा एवं सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वो बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी आज साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले साल जून में हुई ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के 1 साल के अंदर हो रही है। यूरोपीय संघ परिषद की साइप्रस की वर्तमान अध्यक्षता को देखते हुए ये यात्रा का महत्व और भी बढ़ जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीएसएफ अलंकरण समारोह एक प्रतिष्ठित वार्षिक कार्यक्रम है जहां देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और अनुकरणीय सेवा देने वाले वीर जवानों व अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। इस दौरान वीरता और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही इस अलंकरण समारोह के अवसर पर बीएसएफ के पहले महानिदेशक केएफ रुस्तम जी की स्मृति में विशेष व्याख्यान का भी आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान के जालोर से रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही जालोर का पहली बार राजधानी से सीधा संपर्क स्थापित होगा। ये स्पेशल रेल सेवा जालोर से भुज, दिल्ली वाया भिलडी, जालोर, पाली, मारवाड़ जंक्शन तक होगी। इस रेल सेवा की शुरुआत से इस लाइन पर आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होंगे। जालोर और आसपास के क्षेत्र के लिए ये रेल सेवा विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगी क्योंकि इससे पहली बार जालोर और देश की राजधानी से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। नई रेल सेवा पश्चिमी भारत और उत्तर भारत के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करते हुए विकास में अहम योगदान देगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। 20 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर मकानों और वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाएंगे। इसके तहत मकान सूचीकरण एवं भवन गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना के दौरान भवन संख्या, मकान की स्थिति, कमरों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, पेयजल, बिजली, शौचालय, रसोई गैस, खाना बनाने का ईंधन, मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट, टीवी, कंप्यूटर, वाहन और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। जिन लोगों ने पहले ही स्वगणना पूरी कर ली है वो गणना कर्मियों को अपना एसी नंबर दिखा सकते हैं।
इसके लिए किसी भी प्रकार का OTP साझा नहीं करना होगा। पहली बार लोगों को खुद जानकारी भरने की सुविधा दी गई थी, जिसमें प्रदेश के लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और स्वगणना पूरी की। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव बाद हिंसा पर नियंत्रण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 500 कंपनियों की तैनाती अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चुनाव बाद सामने आए विभिन्न हिंसा और अशांति के मामलों में केंद्रीय बल और राज्य पुलिस संयुक्त रूप से लगातार अभियान चला रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने के फैसले को बेहद ही अहम माना जा रहा है। अब बात मौसम की। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा गर्मी से तप रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत 10 राज्यों के 24 शहरों में गुरुवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में तापमान के सभी रिकॉर्ड टूट गए। पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार 5वें दिन कल बांदा जिले में देश का सबसे अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुंदेलखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जहां अधिकांश हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। बांदा में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। इसने शहर में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त किया। प्रयागराज भी पीछे नहीं रहा, जहां तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। वाराणसी में 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो बांदा जिले की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश के राज्यों की, तापमान लगातार बढ़ रहा है। बुंदेलखंड में भी गर्मी तेज पड़ रही है और अपना प्रचंड प्रभाव दिखा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में भी इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा, जहां पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। रात में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के कारण लोगों की नींद भी उड़ गई। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी भी जारी की है। इधर दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में जल संरक्षण को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। इसके तहत मानसून शुरू होने से पहले 75 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पुनर्जीवित और कार्यान्वित किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस कदम से लगभग 50 करोड़ लीटर वर्षा जल संचयन की वार्षिक क्षमता उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य भूजल पुनर्भरण में सुधार करना, सतत जल उपयोग को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों तथा स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने एक सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें गड्ढों की गाद निकालना, फिल्टर मीडिया बदलना, वर्षा जल पाइपों का उचित चैनलिंग करना और रखरखाव की सुविधा में सुधार करना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुमोदित एहसास मॉडल को अपनाएगी, जो कम लागत और न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं के लिए जाना जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कंप्यूटर जनित रैंडम ड्रॉ के जरिए इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन किया। इस बार की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रही है, क्योंकि अब दोनों ही आधिकारिक मार्ग पूरी तरह से मोटर मार्ग में तब्दील हो चुके हैं, जिससे श्रद्धालुओं को अब बहुत ही कम पैदल चलना होगा। क्या है इस बार की चयन प्रक्रिया, कब से शुरू हो रही है यात्रा और आप अपना नाम कैसे कर सकते हैं चेक, जानिए। अटूट आस्था, अलौकिक आध्यात्म और हिमालय की दुर्गम ऊंचाइयों के बीच बसी शिव की नगरी कैलाश मानसरोवर यात्रा महज एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु के जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्वप्न है। वर्ष 2026 की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कमर कस ली है। जून 2026 में प्रारंभ होगी और यात्री 20 बैचों में यात्रा करेंगे, जिसमें लिपुलेख मार्ग पर 10 बैच होंगे और उनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे, और नाथुला मार्ग पर भी 10 बैच होंगे, जिनमें 50 यात्री हर बैच में शामिल होंगे। मंत्रालय यात्रा पर प्रक्रिया को पारदर्शिता, दक्षता और यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बटन दबाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए कंप्यूटर जनित रैंडम ड्रॉ संपन्न किया।
पूर्ण रूप से पारदर्शी, निष्पक्ष और लैंगिक संतुलन को ध्यान में रखकर तैयार की गई इस चयन प्रक्रिया के तहत कुल 1000 भाग्यशाली तीर्थयात्रियों का चयन किया गया है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज महादेव ने अपने घर बुलाने का हमें अवसर दिया है। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों का लकी ड्रॉ निकला है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हमने एक बार पहले भी इसके लिए एंट्री करी थी 3-4 साल से, बट हमारा आ नहीं रहा था। आज महादेव की कृपा से हम दोनों का एक साथ आ गया। वर्ष 2026 की यह पावन यात्रा आगामी जून महीने से शुरू होकर अगस्त तक चलेगी। इस बार चयनित 1000 यात्रियों को 20 अलग अलग बैचों में विभाजित किया गया है और हर बैच में 50 यात्री शामिल होंगे। ये सभी यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए अपनी यात्रा पूरी करेंगे। इस बार श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ों पर कठिन और थका देने वाली ट्रैकिंग बहुत कम करनी होगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सफर बेहद सुगम हो जाएगा। ये यात्रा बहुत सुगम हो गई है जब से हमारी सरकार ने सड़कें बनवा दी है। लीपू पास तक हमें जहाँ पैदल जाना पड़ता था 100 किलोमीटर तक, अब वहाँ हम वाहन के माध्यम से उस जगह तक पहुँच सकते हैं। मैंने सबसे पहले 2001 में यात्रा की है ये, और उस टाइम में 30 दिन की होती थी और करीब 250 किलोमीटर का जो रनिंग था पैदल था इसमें, तो बहुत कठिन यात्रा थी वो। और अब तो खैर जैसे बताया ये तो बहुत अच्छी यात्रा ठीक ठाक हो गई है। यहाँ इंडिया साइड में भी सड़कें बन गई हैं और चाइना में भी। उस टाइम तो पूरा जंगल था। विदेश मंत्रालय ने शॉर्टलिस्ट किए गए सभी तीर्थयात्रियों को SMS और ईमेल के माध्यम से सीधे सूचना भेज दी है। इसके अलावा आवेदक यात्रा की आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अपनी चयन स्थिति और बैच की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या पूछताछ के लिए विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर 011-230-88-214 भी जारी किया है। लॉटरी में जिन यात्रियों का नाम आया है उन्हें ITBP और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बेहद कठिन मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा। पूरी तरह फिट पाए जाने पर ही चीन का वीजा और यात्रा की अनुमति जारी की जाती है। निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जितनी आध्यात्मिक शांति देती है, उतनी ही यह शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी है। अंकित मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। एनसीसी ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान के 10 साल पूरे होने पर एनसीसी ने इसका जश्न मनाया। 21 मई साल 2016 को छात्रा कैडेट्स के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। इस माउंट एवरेस्ट अभियान टीम के सदस्यों को DG एनसीसी ने सम्मानित किया। तो पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक खास रिपोर्ट, देखिए। 21 मई 2016 का वो दिन जब राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की छात्रा कैडेटों के एक दल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक साथ सफलतापूर्वक कदम रखा। जी हां, उस दिन के 10 साल पूरे होने के मौके पर नई दिल्ली स्थित एनसीसी महानिदेशालय में जश्न मनाया गया। इस मौके पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी की ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 10वीं सालगिरह है जो कि एक पहली गर्ल्स एक्सपीडिशन एवरेस्ट पर गई थी 10 साल पहले, एंड हमारे लिए एक गर्व की बात है। कल गौरव कार्की, ही इज़ विद अस, एंड इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पुस्तक लिखी है उनके एक्सपीरियंस के बारे में, जो इन्होंने पहली बार गर्ल्स एक्सपीडिशन को लीड किया, जिसने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज़्यादा गर्ल्स एक बार में समिट पर एक देश से वहाँ पहुँचे। एंड एनसीसी प्रमोट करती है एडवेंचर एक्टिविटीज़ को, तो कहीं ना कहीं एडवेंचर एक्टिविटीज़ का मकसद है लोगों को इंस्पायर करना डिफाइंस के लिए। यू कैन डिफाई द वेदर, डिफाई द टेरेन एंड इंस्टिल अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन पीपल। इस कार्यक्रम के दौरान अभियान के टीम लीडर रहे कर्नल गौरव कार्की ने अपने संस्मरण पुस्तक टू एवरेस्ट विद गर्ल्स, वेंडरिंग्स इन द हिमालयाज और दिल में एवरेस्ट कन्या कैडेट्स के साथ साहसिक अभियान प्रस्तुत की। ये पुस्तक अभियान और टीम के अनुभवों पर आधारित है। इस पुस्तक की प्रस्तावना DG एनसीसी द्वारा लिखी गई है। एवरेस्ट 100 साल से लोग ट्राई कर रहे हैं, कितने लोग इसमें सक्सेसफुल है, कितने ग्रेट माउंटेनियर्स थे जिनकी वहीं पर स्नो बरियल्स हो गए, उनकी बॉडीज़ भी वापस नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, वो जगह इंस्पायर्ड वो जाते हैं। इनफैक्ट उससे और इंस्पिरेशन मिलती है जब हम इतने ग्रेट क्लाइंबर्स को देखते हैं जो हमसे पहले चढ़े थे। तो लाइफ में हम क्या है, हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन ही लेते हैं, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो। एनसीसी की ऑल गर्ल्स माउंट एवरेस्ट अभियान टीम ने 21 मई 2016 को सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। ये एनसीसी की साहसिक गतिविधियों और महिला सशक्तिकरण की पहलों के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
एनसीसी में कैडेटों को रोमांचकारी जीवन जीना सिखाया जाता है। एनसीसी में अब तक 3 दल माउंट एवरेस्ट की चोटी को सफलतापूर्वक फतह कर चुके हैं, जिसमें 2013 में जहां छात्र कैडेटों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, तो वहीं 2016 में छात्रा कैडेटों ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। इसके अलावा वर्ष 2025 में भी छात्र और छात्राओं के एक दल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। कैमरामैन योगेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई खबरें। कान फिल्म फेस्टिवल 2026 में इस बार भारतीय शॉर्ट फिल्मों की भी खास चर्चा हो रही है। इस बार शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में प्रदर्शित हुई फिल्म गुदगुदी ने वाहवाही बटोरी। फिल्म की डायरेक्टर मनीषा मकवाना है, जबकि इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं एहसास चन्ना। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लोगों को हंसाने का काम करती है, लेकिन अपने दर्द को एक मैस्कॉट कॉस्ट्यूम के पीछे छिपा लेती है। तो देखिए खास बातचीत फिल्म की डायरेक्टर मनीषा मकवाना और लीड एक्टर एहसास चन्ना से। सिर्फ 20 मिनट की ये फिल्म है गुदगुदी और यहाँ कान फिल्म महोत्सव में धूम मचा रही है। मेरे साथ है फिल्म की टीम। सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष मकवाना निर्देशक, एहसास चन्ना मशहूर अभिनेत्री। मनीषा, सबसे पहले शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में इस फिल्म को स्ट्रीम किया गया, कैसा ये अनुभव था? क्योंकि ये वो कैटेगरी है जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, हम ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। आई थिंक ये शॉर्ट फिल्म कॉर्नर एक ऐसी कैटेगरी है जो फेस्टिवल दे कैन एंड मार्शेडू सेगमेंट के बीच में आती है। गुदगुदी इज प्लेइंग इन SFC इन इंडस्ट्री स्क्रीनिंग, जहाँ पे ये प्ले हो रही है आज, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। मैं और एहसास बहुत खुश है दैट वी हैव कम दिस फार एंड गुदगुदी हैज ट्रैवल्ड दिस फार टू कम टू कैन, एंड रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है। वी हैव गॉट वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। जो युवा पीढ़ी है वो एहसास को बहुत ज्यादा, उनके बीच एहसास लोकप्रिय है और काफी अपने एक्सप्रेशंस के लिए और बबली कैरेक्टर्स के लिए एहसास आप जान जाते हैं, लेकिन ये फिल्म काफी अलग थी। एक तो उसका टाइटल बहुत अलग है गुदगुदी, और आप पूरे टाइम एक मैस्कट के कॉस्ट्यूम के पीछे हैं। कितना मुश्किल था? मुझे 50% फिल्म में मैस्कॉट के पीछे रहना है, तो एक एक्टर के लिए पहली वो एक एक चीज होती है कि नहीं हमारा चेहरा नहीं दिखेगा फिल्म में, हम नहीं दिखेंगे, हम छुपे रहेंगे पूरा टाइम। तो आई थिंक वही सबसे हर एक्टर के लिए एक चैलेंज सा होता है या एक सोचने वाली बात होती है। बट इस फिल्म की स्क्रिप्ट ही इतनी पावरफुल थी और मुझे कैसे भी करके इस फिल्म का पार्ट बनना था, बिकॉज हम कभी भी मैस्कॉट्स के बारे में बात नहीं करते हैं। आई गॉट वेरी लकी, मुकेश छाबड़ा जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड ही इज वेरी वेरी राइटली सो दैट उनकी वजह से आज हमें मुझे कान फिल्म फेस्टिवल आने का मौका मिला। 2 फिल्मों के साथ आप यहाँ पर कान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। The other film is called, दूसरी जो फिल्म है उसे The Pissing Tale कहा गया है, which is directed by चिराग बिलानी। और ये फिल्म एक लड़के के बारे में है जो अपनी सूसू कंट्रोल नहीं कर पाता। ये उसकी कहानी है और उसकी बहन की कहानी है जो स्कूल में बुली होते रहते हैं, और जो एवरी सैटरडे एक टॉय बॉक्स आता है एंड
हर बच्चा उस टॉय बॉक्स के पीछे भागता है। एंड इस पूरी कहानी में एक बच्चा जो सूसू नहीं रोक सकता और एक लड़की जो एक सुपरमैन कॉस्ट्यूम के लिए लड़ रही है, ये इन दोनों दोस्तों की कहानी है। यकीनन बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच एक छोटी सी फिल्म है जो यहाँ पर कान फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व कर रही है। एक शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भी भारतीय युवा फिल्मकार और कलाकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यकीनन ये एक बेहद सकारात्मक कदम है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। कभी बच्चों तक सीमित माने जाने वाली एनिमेशन फिल्में आज भारत की नई क्रिएटिव क्रांति बन चुकी है। अब भारत सिर्फ फिल्मों का बाजार नहीं बल्कि एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स की दुनिया का उभरता हुआ ग्लोबल हब बन रहा है। दुनिया की बड़ी एनिमेशन कंपनियां अब भारत के साथ पार्टनरशिप बढ़ाना चाहती हैं। देखिए कान फिल्म बाजार से जया सिन्हा की खास रिपोर्ट। भारतीय एनिमेशन फिल्म नरसिम्हा महाअवतार ने मात्र 15 करोड़ के सीमित बजट के साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का बिजनेस किया। द लायन किंग जैसी फिल्म को पछाड़ते हुए इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2026 के ऑस्कर के लिए क्वालिफाई करने वाली भी ये पहली भारतीय फिल्म बनी। इतनी कम लागत में इतनी भारी सफलता के साथ इसने भविष्य में और बेहतर घरेलू एनिमेटेड फिल्म के निर्माण के लिए रास्ते खोल दिए और दुनिया भर के निर्माता निर्देशकों के सामने भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कभी एनिमेशन इंडस्ट्री को सिर्फ बच्चों के मनोरंजन तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत में एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है और अब यहाँ ओरिजिनल स्टोरीज, माइथोलॉजी बेस्ड कंटेंट, गेमिंग, कॉमिक्स और फिल्म्स पर बड़ा काम हो रहा है। भारत अब सिर्फ आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन का केंद्र बनता जा रहा है। I mainly do TV animated series and I work with Deutsche Welle, German TV companies, and yes, I'm looking forward to make also my animated series in Indian market. We also want to make like a political animated satire and India region because I think it's a huge market and it's a great opportunity for us and also for Indian peoples. इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है भारत का युवा टैलेंट और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज। इंडियन आर्टिस्ट अब भारतीय फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। वीएफएक्स, वर्चुअल प्रोडक्शन, एआई टूल्स और एडवांस एनिमेशन टेक्निक्स ने भारतीय स्टूडियोज को नई ताकत दी है। अब दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को सिर्फ कॉस्ट एडवांटेज के लिए नहीं बल्कि क्रिएटिव कोलैबोरेशन के लिए देख रही हैं। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर प्रोडक्शंस लोकेशन के लिए आते थे, बट जो 22 में इंसेंटिव पॉलिसी ओपन हुई और एनएफडीसी ने और आईएनबी मिनिस्ट्री ने मार्केट को ओपन किया है, इससे इंडिया की प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान होगी। भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कहानियाँ। रामायण, महाभारत, लोक कथाएं और भारतीय माइथोलॉजी अब ग्लोबल ऑडियंस को भी आकर्षित कर रही हैं। एनिमेशन अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि एक्शन, फैंटेसी और फैमिली एंटरटेनमेंट का बड़ा माध्यम बन चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और ग्लोबल स्टूडियोज भी भारतीय ओरिजिनल आईपी में लगातार रुचि दिखा रहे हैं। सरकार की क्रिएट इन इंडिया जैसी पहलें, वेव और एआई ग्लोबल समिट्स भारत को इंटरनेशनल क्रिएटिव मैप पर नई पहचान दे रहे हैं। Our company exists in the market already 17 years, so more than 10 years we're working with India, even maybe longer, and everything what you can see here almost sold in India. And we've got DS partners with whom we're working, and we're always open to a new partnership, a new relationship, especially in India. एनिमेशन और वीएफएक्स की ये उड़ान सिर्फ मनोरंजन की कहानी नहीं बल्कि न्यू इंडिया की क्रिएटिव पावर की कहानी है। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत में वीएफएक्स उत्पादन की लागत करीब 60 से 70% कम आती है। यानी कि भारत की कॉस्ट एफिशिएंसी, विशाल तकनीकी टैलेंट पूल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कहानियों का अनूठा मिश्रण आज वैश्विक निर्माता निर्देशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहले हम विदेशी फिल्मों के लिए बैकएंड के रूप में काम करते थे, लेकिन आज सह निर्माण और एक बड़े दर्शक वर्ग के रूप में भारत ने खुद को स्थापित कर दिया है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, फ्रांस।
और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को अपने कब्जे में लेगा और जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी तरह के टोल या बाधा का समर्थन नहीं करता है। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।